स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM MCQ सीरीज। तो आज का लेक्चर बस 70th है। तो आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स, जो कि एक डिफिकल्ट कट ऑफ है। और आज का जो MCQ है वो भी एक डिफिकल्ट है। मेरा मानना है 9 मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो देखते हैं कौन कौन आज 9 मार्क्स लेके आता है आज की MCQ सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन। आपने लैन, वैन एंड मैन ये दोनों तीनों आपने सुना होगा, दैट आर द कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, तो यहां पर L, W और M का फुल फॉर्म आपसे पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन 4 ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। इट कुड बी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाए, बट आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन फॉर यू। याद रखिए ये सारे जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आपने सर्न के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो सर्न है याद रखिएगा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी याद रखिएगा एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है सर्न। इसका हेडक्वार्टर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है, लोकेटेड कहां पर है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर, ये एक्चुअली सर्न का प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। इट्स अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ओके, तो आपसे पूछा गया ये जो लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर है ये कहां पर लोकेटेड है। रिमेंबर, ये किस कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है। दैट कुड बी ए ट्रिकी क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, इससे रिलेटेड भी आ सकता है। ये किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, याद रखिएगा सर्न के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसलिए कट ऑफ 9 रखा गया है। तो कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, दैट इज फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। तो रिमेंबर द लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर जो है इसकी लोकेशन जो है दैट इज बिटवीन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूज हो गए होंगे शायद ऑप्शन देख के। यूएसबी की अगर हम बात करें, ओके, तो यूएसबी की अगर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। जो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं दे हैव मार्क द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यूएसबी सुना है बट फुल फॉर्म नहीं पता था, अपनी नॉलेज में अपडेट करें। करेक्ट आंसर जो है इसका वो सी है, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। तो रिमेंबर यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है बट थोड़ा मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है, बट वेरी इजी क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन इसमें सही है अगर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं तो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ही कैन मेक द स्टेटमेंट ओनली इन राज्यसभा। अगर राज्यसभा के मेंबर है तो सिर्फ वो स्टेटमेंट राज्यसभा में ही बोल दे सकते हैं। सेकंड है वो ही हैज टू बिकम, मतलब उसको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, ऐसा पॉइंट लिखा है। थर्ड लिखा हुआ है कि ही विल नॉट एबल टू स्पीक, वो बोल नहीं सकते बजट में इन द लोकसभा। या फोर्थ स्टेटमेंट है ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन द फेवर ऑफ इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस के मोशन के टाइम पर वो वोट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपकी पॉलिटी आई कुड से थोड़ा सा कंफ्यूज है आप पॉलिटी को लेके, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पॉलिटी कोर्स को जरूर देखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी। रिमेंबर बाकी तीनों स्टेटमेंट जो थे वो गलत थे, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे याद रखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होता है। और याद रखिएगा अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा देन ही कैन नॉट वोट इन द लोकसभा ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको मुझे बताना है ऐसे एग्जांपल के तौर पे 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जो राज्यसभा के मेंबर रहे हों और देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हों। ठीक है, एक तो आप बहुत फेमस जानते होंगे, ठीक है, उसका नाम भी आप लोग ऑप्शंस में लिखेंगे आई कुड से, बट आप मुझे 2 बताइए, 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा के मेंबर थे, दे वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां पर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलीमत कमेटी की बात करें कभी भी, ये क्वेश्चन बहुत बार मैं बताऊंगा नहीं कहां पर आता है, बट हम इसके आंसर्स के बाद बताऊंगा कहां पे आता है क्वेश्चन। तो देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। ये कमेटी 2003 में स्टैब्लिश की गई थी। रिमेंबर ये किस चीज के रिफॉर्म्स की बात करती है। ओके, एजुकेशनल सिस्टम, ओके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कॉपीराइट लॉ इन इंडिया या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा जिसको भी आता होगा। अब मैं बताऊं ये इंटरनल सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, या इससे रिलेटेड लोग पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग में। करेक्ट आंसर
आंसर बी है, दैट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो देखिए मलिमत कमेटी 2003 में स्टैब्लिश हुई थी और द कमिटी की याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड आई कुड से अ वेरी इजी क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट को विजिट करें और इकोनॉमिक्स कोर्स को देखें, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है। डियर मनी, ठीक है, डियर मनी पॉलिसी जो है ये किससे रिलेटेड है, क्या रेफर करती है कि हाउसिंग लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी रिसेशन स्टेज में है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या सेविंग गेन ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स। ये 4 ऑप्शन है। याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती हैं आरबीआई की, डियर मनी पॉलिसी एंड चीप मनी पॉलिसी। वहीं से मैंने स्टेटमेंट दिया डियर मनी पॉलिसी। याद रखिए डियर मनी पॉलिसी में आरबीआई जो अपने रेट्स होते हैं, याद रखिए उनका इंटरेस्ट बढ़ा देती है। तो याद रखिएगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इट मींस अ डियर मनी पॉलिसी, और इसी का उल्टा होता है चीप मनी पॉलिसी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर दिए जाते हैं। रिमेंबर, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कर दिया जाता है तो मार्केट से पैसा सक करने की कोशिश की जाती है, मतलब ड्यूरिंग द केस ऑफ इन्फ्लेशन ये डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। और याद रखिएगा जब इन्फ्लेशन नहीं हो, डिफ्लेशन हो, मार्केट में पैसा बढ़ाना हो, तो याद रखिएगा चीप मनी पॉलिसी यूज की जाती है जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे हाई रेट और लो रेट कर रहे हैं, तो प्लीज मेरा मानना है आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट को विजिट करें और प्लीज इकोनॉमिक्स कोर्स को देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है कुछ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड मैंने अगेन वेरी इजी क्वेश्चन पूछा है, तो कट ऑफ 9 मार्क्स है, गलती हो नहीं सकती आपसे। एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा है। एनवायरमेंट में आपने सुना होगा पोल्यूशन के टाइम में व्हाट डू फुल फॉर्म ऑफ एसपीएम। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सल्फर फास्फोरस मैटर, सल्फर पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जल्दी जल्दी में जिन्होंने सी आंसर लगा दिया है वो गलत आंसर है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर डी है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। याद रखिएगा एसपीएम वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं स्टैटिक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले स्टैब्लिश की गई थी बाय ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो कौन सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की थी, अगर आपको नहीं पता है आप ऑप्शन देके आई थिंक बेस्ट आंसर पे जा सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री पहला ऑप्शन है, जूट इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों ने कट ही कर दिया होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे वो लोग, वो भी पहली इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री, क्या लगता है केमिकल इंडस्ट्री बनाएंगे, नहीं। और जूट टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये इंडस्ट्रीज इंडिया में क्यों लगाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप खुद सोचिए। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री। दिस वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री, याद रखिएगा, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन में आते हैं रिलेटेड टू पॉलिटी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो फाइनेंस कमीशन है ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। याद रखिए किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। पहला तो ये तो बहुत लोग बता देंगे किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है जो आर्टिकल है वो किस पार्ट के अंदर मेंशन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आर्टिकल और पार्ट। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो टैक्सेस थ्रू कलेक्ट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को इवैल्यूएट करती है। याद रखिएगा प्रिंसिपल्स बताती है कि स्टेट्स में पैसा कैसे फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, या 4 जो है डेवलप 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान तो आपको पता होगा हट ही चुका है, पहले 5 ईयर प्लान जो था वो अपनी फाइनेंस का जो प्लानिंग कमीशन थी वो स्टैब्लिश करती। तो 4th पॉइंट अगर रॉन्ग है तो देखिए आप 2 ऑप्शन पे आ जाते हैं 1, 3 एंड 2, 3। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर जो है 1 एंड 3 है। रिमेंबर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को भी इवैल्यूएट नहीं करती है, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 एंड 3। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो 15th फाइनेंस कमीशन इस बार स्टैब्लिश की गई है उसके चेयरमैन कौन है, और उन्होंने जो अभी एनुअल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में क्या मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं 41% टू स्टेट एंड 59% टू सेंटर, पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है 42% टू स्टेट एंड 58% टू सेंटर। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस बार जो 15th फाइनेंस कमीशन उसने एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट की है, एनुअल रिपोर्ट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट की है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो करेक्ट आंसर यहां पर है, दैट इज बी 1 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन जाते आते थोड़ा सा ट्रिकी बट इजी क्वेश्चन अगर आपने ट्रिक से सॉल्व किया तो। क्वेश्चन है रिलेटेड टू आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
पहली बात तो आप मुझे आईएमएफ के जो हेड हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताइए, हु इज द हेड ऑफ आईएमएफ, ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है रिलेटेड टू आईएमएफ। पहला स्टेटमेंट है इंडिया जो है दैट इज अ फाउंडर ऑफ आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आईएमएफ में कितनी कंट्रीज हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एमपीपीसीएस के क्वेश्चन में आया था आईएमएफ में कितनी कंट्रीज हैं, तो प्लीज इसको भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, आईएमएफ का जो कोटा है उसमें इंडिया का जो कोटा है वो 4% से ज्यादा है। और थर्ड ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं आईएमएफ के, जो भी इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा। और फोर्थ, आईएमएफ कंडक्ट रेगुलर रिव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक स्टेटस अंडर आर्टिकल 4, तो जो आईएमएफ का आर्टिकल होगा उसके अकॉर्डिंग वो रिव्यू करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर हमको नहीं पता ये क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ, ये तो बहुत लोग को पता होगा, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ। तो इसका अब 3 ऑप्शन पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। ऑफ कोर्स जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं याद रखिएगा एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं आईएमएफ की, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आई थिंक अभी भी हम उसी ऑप्शन में हैं, कहीं आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। आईएमएफ का कोटा ये आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। अगर मैं आपको आईएमएफ का कोटा दिखाऊंगा, जितना पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उसके हिसाब से आपका कोटा होता है। कोटा मींस आपका वोटिंग शेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इंडिया का 4% नहीं, अराउंड 2% है, 4% से ज्यादा तो छोड़िए, 4% से कम है एक्चुअली। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो देखिए करेक्ट आंसर जाता है दैट इज बी 1, 3 एंड 4। मैं आपको आईएमएफ का कोटा का स्टेटस भी दिखा देता हूं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका आंसर बी है। ये देखिए आईएमएफ का कोटा स्टेटस अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यूएस का आप देख रहे हो कोटा अराउंड 17% है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है। और ये बाकी कंट्रीज का, इंडिया का आप देख रहे हो इस साइड लिखा हो दैट इज 2.4%। तो इंडिया का जो कोटा है याद रखिएगा आईएमएफ में 2.4% है, इतना ही इंडिया की वोटिंग राइट्स है। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM डेली सीरीज। ओके, आई थिंक आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो, क्योंकि एंड में रिवीजन के टाइम पे आपको पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें आपको 10 AM की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। नंबर 9098676936, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन है। याद रखिएगा इस पीडीएफ के साथ आपको अदर चीजें भी मिलती हैं, जैसे हिंदू एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स, हिंदू एडिटोरियल, हिंदू वोकैबुलरी, हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये सब भी हम आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड करते हैं। इसका एक मिनिमम कॉस्ट है जो कि बहुत ही कम है, 1 साल का 200 रुपीज। तो आप देख सकते हैं अराउंड 1 साल में तो अराउंड आप 360 पीडीएफ आपके पास तो इस लेक्चर की ही होगी। तो अराउंड आप 3500 टू 4000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होगा। इसका कॉस्ट बहुत कम है, 50 पैसे अ डे। तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं जो मैं कमेंट बॉक्स में बोलता हूं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो प्लीज उनको भी आप कमेंट करते रहें। जो लोग नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। प्लस अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर आपको पसंद आ रहा है आप लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। थैंक यू।